आप सभी लोगों का एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री। क्लास 12th चैप्टर 3 केमिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा, जिसमें रासायनिक बलगतिकी के बारे में हम लोग पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 के वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें रासायनिक बल गतिकी के मुख्य कितने प्रकार के थे। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की वेग, औसत दर, औसत वेग या ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर क्या होती है। उसके साथ साथ में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से कारक थे, तथा हम लोग इसके पहले अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की वेग के संबंधित जितने भी नियम थे सभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके वीडियो को आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग क्लास को देखकर और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखे रहेंगे तो पार्ट 2 देखने में थोड़ी सी असुविधा समझ में आएगी। लेकिन हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का हर संभव प्रयास रहेगा। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्ट 2 में है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि देखिए क्या होती है कि कहा जा रहा है कि इसकी में अब का अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की दर इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है, इसके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है वीडियो, तथा इसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, देखिए किसी अभिक्रिया की दर, कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया की जो दर होती है उस दर की जो समीकरण में व्यक्त व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग होता है। कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया की जो दर होती है उस दर जो समीकरण होता है, समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता के पदों की घातों का योग होता है, जिसे अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया जो होती है उसमें मुख्य रूप से अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पाए जाते हैं। तो कहा जा रहा है इसमें अभिकारकों के सांद्रता के जो पद होता है उसके घातों का वर्ग होता है, एक घातों का क्या योग होता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें अभिक्रिया की दर होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको तो समझाया गया अच्छे से। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर अभिक्रिया है जिसमें ए बी और इसमें क्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों दिया गया है। तो ए सभी के सभी अभिकारक, और जहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं या जहाँ पर अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो कहा जा रहा है कि वेग नियम से कहा जा रहा है कि आर बराबर के इंटू, कहा जा रहा है कि आर बराबर के ए इन स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर वाई था। अब यहाँ पर के क्या था, के आपका वेग स्थिरांक था। तो इस आधार पर आप लोगों को इसके संबंध इस समीकरण को किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात किया गया है, इससे संबंधित थियरी आपके और डेरिवेशन आपके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 में समझा दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अब देखिए इसमें जो अभिक्रिया की कोटि तो उसमें बोला गया है घातों का योग। तो इसमें घात कौन कौन से एक्स और वाई होती है, तो यही घात जो होता है घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा अभिक्रिया की जो कोटि थे एन बराबर एक्स प्लस वाई। कहा जा रहा है कि जो घात होगा घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से ज्ञात किया गया कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी एन बराबर एक्स प्लस वाई होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिंपल सा है कि देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग, कहा जा रहा है कि उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वेग पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग भी बदल जाता है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभिक्रिया की सांद्रता बदलती है उसी प्रकार से उस समीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग भी बदल जाता है। इससे किसे अभिक्रिया की कोटि से संबंधित ज्ञान, अभिक्रिया की कोटि से जानकारी प्राप्त होती है। अगला कहा जा रहा है कि इसमें नोट रखें यक्ष तथा वाई के मान ए तथा बी, ए क्या हमारा अभिकारक था, तो कहा जा रहा है ए यक्ष तथा वाई के मान
ए तथा बी के समान भी हो सकते हैं तथा इनमें भिन्न भिन्नता भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह अभिकारकों के समान भी हो सकती है तथा उनमें भिन्नता भी हो सकती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के कौन कौन से मुख्य रूप से लक्षण होते हैं। तो अभिक्रिया के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं को शून्य, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि वे जो कोटि होती है, कोटि के आधार पर अगर देखा जाता है तो अभिक्रियाएं जो होती है शून्य कोटि की हो सकती है, प्रथम कोटि की हो सकती है, द्वितीय हो सकती है, तृतीय हो सकती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो कोटि होती है, कोटि एक प्रायोगिक मान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को देखकर उनकी कोटि नहीं बताई जा सकती। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी कोटि को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोटि व आणविकता के मान समान भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो कोटि होती है तथा उसकी आणविकता, ये दोनों एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। कहा जा रहा है कि कोटि का कोई किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है। कहा जा रहा है कि किसी जटिल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे मंदमन पद पर निर्भर करती। कहा जा रहा है कि किसी जटिल अभिक्रिया की जो कोटि होती है सबसे मंदम पद पर निर्भर करती है। अगला कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व भिन्नात्मक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि देखिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है शून्य भी हो सकती है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के इसमें आधार पर अभिक्रिया को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें जो मान होता है वो यह सदैव, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो सदैव धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये सभी के सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट को एक एक करके ध्यान से देखिए। अगला कहा जा रहा है कि अगर देखिए कहा है कि शून्य अभिक्रिया कोटि, अगर हम लोग क्या एक एक करके इसके वर्गीकृत भागों को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि शून्य अभिक्रिया की कोटि या जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखिए कहा है कि वह अभिक्रिया जिनकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया को किस प्रकार से यहाँ पर संतुलित किया, किस प्रकार से ज्ञात किया गया, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कहा जा रहा है कि माना अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर आर पी का देखिए, आर क्या, उसमें उसकी दर को बताया गया है तथा जो दर होती है यह किसके ऊपर निर्भर करती है, उसके अभिकारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा गया कि जो दर होती है यह अभिकारकों के बराबर, देखिए कहा जा रहा है कि ये अभिकारक जो होते हैं इसके बराबर होती है। तो अगला कहा जा रहा है कि जो वेग होता है उसकी जो रेट होती है यह कहा जाता है इन दोनों के एक दूसरे के समानुपाती के थे। तो कहा जा रहा है कि जो दर होती है यह अभिकारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो इन दोनों के अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कहा जाता है इसमें के क्या जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाता है या स्थिरांक हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वेग होता है वेग बराबर के आर स्क्वायर एन। अब देखिए कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर n बराबर 0 रखा जाएगा, क्या जब n बराबर 0 रखा जाता है तो आर बराबर या दर बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की दर बराबर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या आर, यहाँ पर घातों में क्या जाएगा 0। जब 0 हो जाता है तो इसकी दर क्या जाएगी, शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा के बराबर क्या, के बराबर जहाँ पर घातों का योग, घात किसी भी नंबर का घात अगर 0 रहता है तो उसका सदैव मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, अब ये 1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, किया जाता है। तो कहा जाता है कि आर जो होता है आर बराबर के हो जाएगा था, जो यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आर बराबर जो के है, के एक स्थिरांक है। तो कहा जाता है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार इस समीकरण का एग्जाम्पल या इस समीकरण का यूज कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि देखिए H हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2O
अब इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, किसके साथ, जल के साथ गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करते हैं। जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, 2HCl, कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में कहा जाता है जो दर होती है, देखिए इन दोनों की जो दर ज्ञात किया जाता है, दर या वेग ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो दर होती है सदैव, देखिए के, अब के कांस्टेंट था, अब बोला गया पहला अभिकारक हाइड्रोजन है, दूसरा अभिकारक इसका मान कितना है, 0। अब कहा जाता है जो दूसरा अभिकारक है उसकी मात्रा कितनी है, 2 है, कौन से, क्लोरीन है। तो अब इन दोनों के मान में बोला गया जब घातों का योग 0 था तो 0 के मानों को कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। किसी भी नंबर का, किसी भी अणु का जब घात 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो k = 1 हो जाएगा। तो अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई k से किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे सिर्फ k प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि जो वेग होता है, वेग सदैव किसके, स्थिरांक के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से शून्य कोटि अभिक्रिया कार्य करती थी। ये यहाँ से यहाँ तक पूरे समीकरण को समझेंगे। ये आपके एग्जाम्पल पूरा समझाया गया है, तो यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। आगे देखा जा रहा है कि जो इन अभिक्रियाओं के लिए के का मान या जो के का मात्रक होता है यह सदैव मोल लीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। कहा जा रहा है कि जो मोल होता है, जो के का मात्रक होता है, के बराबर मोल लीटर स्क्वायर, मोल लीटर और सेकेंड के बराबर होता है। अगला कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन वेग नियम। कहा जा रहा है कि इसका वेग नियम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। शून्य कोटि का यहाँ पे देखा जाता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग होता है, इसके नियम हम देखते हैं कि मान, अब सेम प्रक्रिया जैसे ऊपर समझाया गया वहाँ से सब कुछ समझा गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा आप आर आर अनुक्रमानुपाती का था, पी था, तो पी क्या था, आर क्या था, उसको समझा दिया गया। आगे देखा जा रहा है कि जो आर होता है, जो इसका वेग होता है, यह सदैव के कॉन्स्ट के था और आर के स्क्वायर एन था। जब यहाँ पर बोला जाता है इसकी दर को ज्ञात किया जाता था आर बराबर, जब इसमें देखिए ध्यान से देखिए इस समीकरण को पूरा का पूरा यहाँ पे देख लीजिए। कहा जा रहा है कि आर बराबर -d इक्वल टू क्या, देखिए ऊपर वाले को कहा जाता है उसकी दर का दर था, तो दर बटा के उसमें कितना समय लगा है, समय को दर्शाया गया है टी से। तो वहाँ पे बोला गया डी आर बटा के डी टी इक्वल टू क्या था, ये दोनों के दोनों आपस में कांस्टेंट थे। तो कहा जा रहा है कि के आर स्क्वायर एन। तो कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब n का मान 0 रखा जाता है तो क्या होता है, जब n का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर मान इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें देखिए डी आर हो जाएगा अपन, देखिए ए यहाँ पर भाग में था, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। जैसे ही किसी भी नंबर का पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। तो भाग सदैव किस में हो जाता है, गुणा में, गुणा सदैव भाग में हो जाता है, प्लस रहता तो माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस रहता तो प्लस में हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या था, भाग में था, तो भाग में आने के बाद यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो के का मान कितना था, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर के हो जाएगा, जैसे ही समीकरण का मान n बराबर 0 रखेंगे तो मान 1 हो जाएगा। तो 1 हट हो जाने के कारण यहाँ से मान हट जाएगा, तो लिखा जाएगा के डी टी, मतलब क्या, ये जो डी टी था यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब कितना समय प्राप्त लगा हुआ है। कहा जा रहा है डी आर बराबर माइनस के डी टी। अब माइनस का चिन्ह कैसे, देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी समीकरण में जैसे ही इसके ऋणात्मक मान को लिया जाता है तो सदैव इसका सेकेंड जो उत्पाद अभिकारक होता है उसका भी मान कितना आ जाएगा, वो माइनस में आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर ये प्राप्त होता है कि क्या जाता है कि दोनों जब निश्चित समाकलन प्राप्त किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है कि डी जो डी आर होता है यह सदैव के डी टी, मतलब उसमें लगे हुए स्थिरांक के बराबर जो समय लगता है उसके बराबर होता है। अब टी बराबर 0 रखेंगे, आर बराबर ए नॉट ए 0 ए नॉट रखेंगे और टी बराबर टी रखेंगे और आर बराबर ए रखेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण यहाँ से ज्ञात किया जाता है। आगे देखा जा रहा है कि दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर ये प्राप्त होता है कि अभी आपको बताया गया था कि कितना निश्चित मानों का बराबर कितना था, तो के टी
के टी बराबर ए नॉट और माइनस ए था, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ए नॉट था ए अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है। कहा जा रहा है कि ए नॉट जो है इसको अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। कहा जा रहा है कि यदि ए नॉट बराबर ए रखा गया है तो कैपिटल ए बराबर ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब एक्स हो जाता है के बराबर 1/t ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा के बराबर x/t हो जाता है। तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि x बराबर क्या है, x बराबर वियोजन की मात्रा होती है। तो x बराबर क्या, वियोजन की मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है प्रथम को क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका लक्षण क्या क्या है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग सदैव स्थिर रहता है। कहा जा रहा है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया रहती है इसमें सदैव वेग स्थिर रहता है। तो जिसके कारण पता चलता है कि आर बराबर क्या रहता है, के रहता है। अगला कहा जा रहा है कि आर का मान क्या, इस्तेमाल आर का मान के का मात्रक मोल लीटर सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट के समानुपाती होती है। कहा जा रहा है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके अर्ध आयुकाल मतलब अर्ध आयुकाल में 1/2 क्या उसके समय के आधा होता है। तो कहा जाता है कि अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट के समानुपाती होती है। जैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पे कि टी मतलब क्या, उसका टाइम पीरियड कहा जा रहा है कि अर्ध आयुकाल टी बराबर टी 1/2 हो जाता है। तो ए एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कहा जा रहा है कि ए नॉट क्या है, देखिए ए नॉट बराबर 2k0। तो इस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण देखा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। जैसे कि कहा जा रहा है कि के बराबर 1/t ए नॉट माइनस ए, या हम कह सकते हैं कि के बराबर x/t हो जाता। तो कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। कहा जा रहा है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है यह सदैव पूर्ण होती है। इनको पूर्ण होने में लगा समय a/k के बराबर होता है। अगला कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया किस प्रकार स्पष्ट रूप से समझ लिए। अब अगला कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग एक ही कर देख रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आगे कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिनकी दर एक अभिकारक की सांद्रता, कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। कहा जा रहा है कि वह अभिक्रिया होती है जिनकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही कहलाती, मतलब क्या है, वह अभिक्रिया जिनकी दर एक अभिकारक, उसमें क्या था शून्य था, इसमें बोला जाए एक अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर अभिकारक में बोला गया अभिकारक उत्पाद हो गए। यहाँ पर आर बराबर के आर था। जिस प्रकार से शून्य कोटि के था सेम आपको यहाँ पर भी देखा जाएगा। समीकरण को ध्यान से देखते रहिए। बस यहाँ पर उसके जो कोटि का मान था वहाँ पे बदल जाएगा, वहाँ पे शून्य था यहाँ पे एक हो जाएगा। n बराबर एक हमारा खे जाता है। तो यहाँ पर घात में कितना है, एक। तो अब लिखा जाएगा r बराबर के, यहाँ पर कैपिटल आर घाते वहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाता है तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि N2O2 इक्वल टू क्या है 4। देखिए अब इसमें अभी ए आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाता है। ये देखिए क्या है, ए उत्पाद हो गया, ए अभिकारक था। वो अभिकारक को उत्पादों में देखा जाता है तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूटता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो वेग होता है वेग किसके ऊपर निर्भर करता है, के बराबर यहाँ पर अभिकारक हो गया, यहाँ पे ये आपका ये दोनों क्या था अभिकारकों की मात्रा को बता रहे हैं। तो सेम बात कहा जा रहा है कि जब सेकेंड समीकरण को देखा जाता है तो C2H4 प्लस H2 को देखा जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मात्रा मिलता है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन जुड़ा और उत्पाद में जुड़कर नए समीकरण का तैयार करता है। तो यहाँ पर देखा जाता है तो जो R बराबर था R बराबर के C2H4 प्राप्त होता है। तो इस कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक प्रति सेकेंड होता है। कहा जा रहा है कि इसमें के का मात्रक जो होता है यह सेकेंड होता है। उसमें मोल सेकेंड स्क्वायर मोल
उसमें क्या था, मोल सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर था, तो अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड होता है। आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से प्रथम कोटि, शून्य कोटि के बाद प्रथम कोटि के मानों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा गया है। अब आगे देखा जाता है कि इसका प्रथम कोटि का अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को समझते हैं एक एक करके एग्जाम्पल, क्योंकि प्रथम कोटि के कुछ समीकरण को देखकर बोला जाता है कि कौन सी अभिक्रिया में प्रथम कोटि, कौन से शून्य कोटि के है, कौन, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। कहा जा रहा है कि N2O5 का तापीय विघटन किया जाता है, तो इसमें कुछ मात्रा में इसके जब विघटन होता है तो अभिक्रिया के अनुसार देखा जाता है। तो इसके समीकरण को हम लोग ऊपर समझ लिए हैं, तो इसके समीकरण को देखा जाता है, तो इसके समीकरण के ऊपर हम लोग समझे कि किस प्रकार से अभिक्रिया बनती है। तो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न हो सकती है। कहा जा रहा है कि जैसे ये प्रक्रियाएं होती है, इसमें देखा जाता है तो धीमी प्रक्रिया हो सकती है, तीव्र प्रक्रिया हो सकती है, तथा मंद, कहा जाता है कि तीव्र पद होती है। देखिए, जो अभिक्रिया की दर थी, मुख्य रूप से आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझा दिया गया, जिसमें रासायनिक बल गतिकी के मुख्य तीन थे, तीव्र थे, अति मंद थे, मंद थे। तो यही प्रक्रिया होती है कि जब धीमी पद से होती है तो वहाँ पर देखा जाता है N2O3 होता है, उसमें ऑक्सीजन टूटता है, यहाँ पर नाइट्रोजन टूटता है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन ऑक्साइड के मूलक या अणु टूटते हैं। तो इस प्रक्रिया के धीमी पद, तीव्र पद तथा तीव्र पद होते हैं। अब कहा जा रहा है कि तीनों पदों में प्रथम पद सबसे धीमा पद है, अतः यह वेग निर्धारण पद होता है। कहा जा रहा है कि जैसे जितनी अधिक धीमा पद होता है वही वेग का निर्धारण करता है। तो इस पद का वेग समीकरण कहा जाता है कि के बराबर के क्या था, के क्या वेग बराबर आर बराबर क्या था, के इक्वल टू देखा जाता था N2O5 होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही मंद गति से हुई थी। तो कहा जा रहा है कि वेग निर्धारण पद की कोटि एक है, अतः संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होती है, एक होती है। इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से समीकरण आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी को यहाँ पर समझा दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि NH2, NH4, NO2, NO2 विलयन का तापीय विघटन किया जाता है। तो इसमें आपको N2 + 2H2O के रूप में टूटता है। तो एक क्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि द्वितीय कोटि आगे देखते हैं हम लोग। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। कह रहे एथिल एसीटेट का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पर एक पद ही देखा जाता है, अभिक्रिया के एक ही पद में होती है, तो यह इसका वेग निर्धारण करता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि देखिए, यहाँ पर दो समीकरण, एक ए प्राप्त हुआ, एक ए प्राप्त हुआ, यहाँ पर कितने अणु आ गए, 2 अणु हो गए। तो जैसे ही 2 आते हैं, यहाँ पर तुरंत एग्जाम्पल में मानना है कि द्विकोटि अभिक्रिया होती है। यहाँ पर सिर्फ एक मूलक प्राप्त हो रहे थे, इसलिए वहाँ पर एक मूलक अभिक्रिया प्राप्त होती है, जिसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर 2 अणुओं के आ जाने से द्वितीय कोटि अभिक्रिया या कहा जाता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन पेरोक्साइड का विघटन किस प्रकार किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 2 अणु टूट रहे हैं, यहाँ पर 2 अणु टूट रहे हैं, जिससे यहाँ द्विकोटि अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 अणु है, द्विकोटि। आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिकोटि अभिक्रिया क्या होती है। त्रिकोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। आगे देखिए क्या अर्ध आयु या अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। देखिए, अर्ध आयु काल या कहा जाता है कि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। कहा जा रहा है कि वह समय होता है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, जिसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। जैसे इसे कहा जाता है टी, क्या इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है, T1/2 के रूप में दर्शाया जाता है। आगे देखा जा रहा है कि यदि प्रारंभिक सांद्रता R0 बराबर A रहता है, तो अर्ध आयु के बाद सांद्रता R0/2 हो जाता है, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ सकते हैं कि A कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखा जाता है। तो आप लोग इसको स्पष्ट रूप से समझे हैं कि किस प्रकार से के बराबर मोलों की सांद्रता
303/T, उसके बाद log 10 आर नॉट बराबर आर प्राप्त होता है। तो देखा जाता है कि इस समीकरण से जैसे ही समीकरण में यहाँ पर मान रखा जाता है तो R0/2 का मान जब a/2 रखा जाता है तो देखिए जैसे यहाँ पर मान रखा जाता है, यहाँ पर देखिए अच्छे से देखिए क्या है, जैसे ही r का मान यहाँ पर 1/2 a/2 रखा जाता है तो यहाँ पर a/2 था, तो यहाँ पर जैसे ही मान रखा जाता है तो a जो 2 रहता है ये कहाँ पर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.303/T/1/2 हो जाता है, इक्वल टू लिखा जाता है तो log 10 ये जो 2 मान रहा था यहाँ पर 2 अणु जुड़ जाता है तो इसलिए क्या जाता है log 10 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से log 10 2 का मान देखिए log 10 यहाँ पर देखा जाता है तो log 10 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है। यहाँ पर जैसे इसका मान को रखा जाता है तो जैसे इसके मान को रखेंगे तो 3 देखिए 2.303/T/1/T हो जाता है। जैसे इसके मान को रखा जाता है गुण मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 0.3010 कहाँ से आ गया, ये आपका log 2 का मान होता है। आगे हम लोग देखते हैं जब इसके मान को रखा जाता है तो यहाँ पर लिखा जाए के बराबर, जब इसको इसको एक दूसरे से के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है कट करने के बाद तो यहाँ पर कितना माना जाता है के बराबर 0.693/T/1/2 या T/1/2 बराबर 0.06। अब देखिए ये दोनों का मान जैसे यहाँ पर कराया जाता है तो के नीचे चला जाता है, इसके प्रकार से अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जाता है। तो अर्ध आयुकाल बराबर T/1/2 बराबर 0.693/K हो जाता है। इस समीकरण को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स के रूप में आपका अर्ध आयुकाल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। आगे देखिए कहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर लक्षण की बात किया जा रहा है। तो प्रथम को देखिए क्या है, वेग नियम बराबर वेग नियत होता है। तो किस प्रकार से R बराबर KR था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग n गुना हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे n गुना बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो उसका अभिक्रिया का वेग भी n उतना ही बढ़ता है। अब कहा जा रहा है कि प्रारंभिक व अंतिम सांद्रता में संबंध स्थापित किया जाता है। तो इसके समीकरण को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है आपको समझा दिया गया है। तो आगे देखा जा रहा है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है कभी पूर्ण नहीं होती है। कहा जा रहा है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है कभी पूर्ण नहीं होती है। आगे देखा जा रहा है कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। देखिए अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करना है आसानी से। देखिए यदि देखिए क्या किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कहा जा रहा है कि किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जिससे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुल आणविकता के भाग का कुल अणुओं की संख्या या कुल अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते थे। यहाँ पे लिखा जाता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड है तो हाइड्रोजन में देखा जाता है तो हाइड्रोजन अलग टूटता है और आयोडीन अलग टूटता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो आणविकता होती है इसकी 2 होती है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड है तो इसमें देखा जाता है तो हाइड्रोजन अलग टूटता है प्लस इसमें हाफ ऑक्सीजन टूटता है जिसमें आणविकता इसकी कितनी होती 1 होती है। इसलिए कहा जाता है इसकी आणविकता 2 थी, इसकी आणविकता 1 होती है। तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करने पर प्राप्त होता है कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे ज्ञात की जाती है। आगे देखा जा रहा है कि आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। तो एक अणु का द्विक अणुक होते हैं। मतलब क्या जाते हैं इसमें एक अणु में देखा जाता है तो जिन अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है उसे एक आणविक या एकाणुक कहा जाता है। यहाँ पर समीकरण एक अणु होता है। यहाँ पर बोला जाता है द्विक अणु जिन अभिक्रिया की आणविकता में 2 अणु होते हैं तो उसे द्विक अणु कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञात किया गया। आगे हम लोग देखते हैं
कि त्रिअणु का क्या हो जाता है, त्रिअणु में देखा जाता है तो क्या जिन अभिक्रिया की आणविकता 3 हो जाती है उसे त्रिअणु कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर देखिए जितने भी समीकरण इसमें आणविकता की बात किया जाता है तो कितनी आणविकता दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 आणविकता दिखाई दे रही है। तो आगे हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो किस प्रकार से है, यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है तथा अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसमें अंतर देखा जाता है। इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कहा जा रहा है इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह एक सैद्धांतिक मान होती है जबकि यह एक प्रायोगिक मान होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसका मान शून्य नहीं हो सकता है जबकि इसका मान शून्य हो सकता है। इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या हो सकती है। किसका? अभिक्रिया की जो आणविकता होती है उसका मान सदैव पूर्ण संख्या 1 2 3 4 हो सकती है। लेकिन कहा जाए कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या या दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब क्या? पूर्ण संख्या भी हो सकती है तथा अलग अलग भी हो सकता है तथा दोनों हो सकती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है इसमें कहा जा रहा है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखा कहा जा रहा है कि छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। कहा जा रहा है कि वे अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, जैसे कोटि 1 हो लेकिन आणविकता अधिक होती है उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक आधात्विक क्या आधिक्य हो सकता है। कहा जाता है इसमें जो एक अभिकारक होता है उसमें उसकी मात्रा अधिक हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि एथिल अल्कोहल है, यहाँ पर जल की क्रिया कराई जाती है तो इसमें देखा जाता है तो CH3COOH प्राप्त होता है। और इस प्रकार से अगर देखिए आप लोग IPSC नाम के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट IPSC नामांकन आते हैं या नोमेनक्लेचर आता है उससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। जितने आपके एग्जाम में आने वाले हैं सभी के सभी कई साल के उन सभी को आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा का पूरा खत्म कर दे, मतलब 6-7 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट आने वाले हमेशा रिपीट करने वाले IPSC थे सभी को उसमें कवर किया गया है। और इसमें कहा जा रहा गया कि आगे देखिए वेग में देखा जाता है तो इसमें वेग जैसे ही याद किया जाता है इसमें देखा जाता है तो एथिल को रहता है इसकी आणविकता कितनी थी 2 थी और कोटि कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे देखिए आर्हेनियस समीकरण किस प्रकार क्या होता है। इसके देखिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया था जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। यहाँ पर K बराबर AE क्या ऊपर बोला गया E देखिए कहा जा रहा है कि K बराबर AE माइनस EA अपान RT हो जाता है। तो जहाँ A बराबर आर्हेनियस गुणांक या कंपनावृत्ति गुणांक कहते हैं, AE बराबर सक्रिय ऊर्जा होती है और R बराबर गैसीय नियतांक होता है जिसका मान 8.314 जूल किलो मोल होता है। T बराबर परम ताप होता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो आर्हेनियस होता है उसका समीकरण होता है। तो आगे देखा जाए कि जब तापमान बढ़ता है तो ई नॉट अपान RT का मान घटता है। जब मान घटता है तो एक दूसरे के ताप क्या होता है विक्रमानुपाती होता है। तो कहा जाता है कि AE माइनस EA अपान RT का मान बढ़ेगा तो K का मान जो होता है यह सदैव K का मान भी सदैव बढ़ता है। इस प्रकार से आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार इसमें ज्ञात किया गया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान देना है। सिंपल से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और कुछ करना नहीं है। इसके मान को ज्ञात करना है आर्हेनियस में, जिसमें कहा जा रहा है कि अभिक्रिया की जो वेग होती है वो ताप के प्रभाव से स्पष्ट की जाती है। ताप का मान बढ़ता है तो ताप का मान बढ़ता है तो इसमें AE या कहा जाता है कि जिसमें सक्रिय
सक्रियण ऊर्जा होती है तथा गैसीय जो नेतांक होता है उसका मान घटता है। जब ताप बढ़ता है तो उसमें कहा जाता है कि वेग भी बढ़ती है। के का मान बढ़ेगा तो उसका वेग बढ़ेगा। वो सभी के सभी मान किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उसके ताप बढ़ाने या घटाने पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया या वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर वीडियो आप लोग को बना दिया गया, बताया गया कि अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है गैसीय अभिक्रिया में तथा अभिकारकों की दाब पर निर्भर, मतलब क्या गैसीय अवस्था दाब पर निर्भर करती है, अभिकारकों के उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, उसकी उत्प्रेरकता पर निर्भर करती है तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इन सभी के ऊपर फैक्ट को आपको पार्ट 1 में समझा दिया गया है। आप लोग जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं, जिसके संबंधित वीडियो को आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको स्पष्ट समझा गया कि माध्यम की प्रकृति कैसी होती है तथा उसमें विकिरण प्रभाव किस प्रकार से होता है। आगे देखा जाता है कि ये सभी के सभी आज आपका चैप्टर 3 पार्ट 2 में कवर किया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं कल नए ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।